हेलो प्यारे बच्चों, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता। ठीक है। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। 9 पार्ट इसके हो चुके हैं। तो देखो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और खास करके कंपटीशन के लिहाज से अगर अपने देखें तो यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है। तो एक क्या है, मैथमेटिकल टॉपिक है और पहले अपने को समझना है, फिर इसके अपने न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देखो, टॉपिक का नाम है संधारित्रों का संयोजन। संयोजन क्या होता है? जोड़ना होता है संधारित्रों को। तो देखो, संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? संधारित्रों को इस कारण जोड़ा जाता है कि अगर मान लो आपके पास जैसे 8-10 संधारित्र हैं, सारों की धारिता अलग अलग है, लेकिन आपको क्या है कि सर्किट में लगाने के लिए एक अलग धारिता का संधारित्र चाहिए। कि जैसे मान लो आपको मैंने कह दिया आपके पास 5 म्यू फैरेड का भी है, 4 का भी है, 3 का भी है, 8 का भी है, 6 का भी है। ये सारी धारिताओं के संधारित्र आपके पास हैं। ठीक है। लेकिन आपको कह दे भी हमें तो क्या है कि 2 म्यू फैरेड धारिता ही चाहिए। तो तब आप क्या करोगे? ऐसे थोड़ा भी 2 म्यू फैरेड का संधारित्र लाने चले जाओगे। तो अपने क्या करेंगे, संधारित्रों को जोड़ेंगे किसी न किसी तरीके से। तो जोड़ने पर क्या होगा कि जो उनकी धारिता होगी, उनकी जो दोनों की धारिताएं मिलकर एक नई धारिता अपने पास आ जाएगी। ठीक है। तो एक नई धारिता प्राप्त करने के लिए या आवश्यक धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को क्या करते हैं, अपने विभिन्न तरीकों से जोड़ते हैं। तो इसमें जो पहला तरीका आ जाएगा वो अपना आज का टॉपिक है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों से अपने वांछित धारिता प्राप्त करनी, यानी जो अपने को चाहिए, जो अपनी इच्छा है प्राप्त करने की, वो धारिता अगर अपने को प्राप्त करनी हो तो अपने क्या करते हैं, संधारित्रों को आपस में जोड़ देते हैं। और जोड़ने के दो तरीके हैं इनको सर्किट में। पहला जो तरीका है वो श्रेणी क्रम संयोजन है और दूसरा तरीका समांतर क्रम संयोजन है। वैसे आप ये दो तरीके प्रतिरोधों के लिए 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो, वो अपने आगे 5वें चैप्टर में भी आएगा दोबारा, लेकिन आप पढ़ चुके हो तो आप थोड़ा सा इससे परिचित तो हो ही। तो अब देखो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन ये क्या होता है और इसमें संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो देखो, इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको यहाँ वैसे बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड पर थ्योरी लिखने से फिर डेरिवेशन रह जाता है, इतना नहीं यानी कि अपने बढ़िया तरीके से हो पाता। तो थ्योरी मुझे उम्मीद है आप बुक में या नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें आप पढ़ लोगे। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले समांतर क्रम से सॉरी श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा हो जाएगी। तो परिभाषा इसकी क्या होगी भी, श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं संधारित्रों का। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। श्रेणी श्रेणी मतलब एक सीरीज, एक लाइन में उनको क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक है। तो अब अपने पास तीन संधारित्र हैं, ये तीनों की धारिता एक की C1 है, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 है। अब आप में से कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर तीन ही क्यों लिए, तो आप 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो बुक में 3 दिए हुए हैं तो 3 ले लेंगे, अपने 2 भी ले सकते हो आप। तो अब अपने पास तीन संधारित्र हैं और इन तीनों संधारित्रों को जोड़ा किस प्रकार है। जोड़ा देखो किस प्रकार है कि जो पहला संधारित्र है उसका एक सिरा तो बैटरी पर जोड़ दिया, तो और दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। यानी कि क्या लिखेंगे अपने, जो पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा किससे जोड़ा, दूसरे संधारित्र के, दूसरे संधारित्र पहले संधारित्र की, या आप इसको दूसरी प्लेट लिखो, दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट। ठीक है, इससे जुड़ी है। अब दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। तो अपने इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी संधारित्रों की व्यवस्था में क्या हो, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई हो, और इसी तरह यह व्यवस्था आगे चलती रहे, आगे क्या हो, ये व्यवस्था चलती रहे, तो इसे अपने क्या बोल देंगे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बोल देंगे। ठीक है। तो आपको ये परिभाषा लिखी हुई मेरे नोट्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ लेना। अब बात आती है कि अपने को क्या करना है। अब संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें अपने को एक चीज निकालनी होती है, वो होती है तुल्य धारिता।
क्या निकालना होगा? तुल्य धारिता सी निकालनी होगी, या जब ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सी एस निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें तुल्य धारिता क्या होगी? तुल्य धारिता का मतलब यहां पे ये है कि इन तीनों की जो धारिता C1 C2 C3 है, ये तीनों की धारिता मिल के अपने को एक फाइनल कितनी धारिता मिलेगी। ये तीन संधारित्रों की खुद की तीन धारिताएं हैं, वो तीनों धारिताएं मिलकर अपने को टोटल कितनी धारिता देंगी। मतलब अगर इन तीनों संधारित्रों को हटा के और एक ऐसा संधारित्र लगा दें जो क्या हो कि इन तीनों के जितनी धारिता दे। ठीक है, तो वही चीज अपने निकालेंगे कि तीनों की तुल्य धारिता, मतलब तीनों की टोटल धारिता कितनी आ जाएगी तीनों के कारण, तो वो अपने को निकालनी है। तो वो निकालने के लिए देखो अपने क्या करेंगे, यहां पे एक सूत्र स्थापित करेंगे। तो सूत्र स्थापित करने से पहले एक चीज मैं आपको और यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो चीज क्या है कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश किस प्रकार आता है। आवेश किस प्रकार आता है, तो देखो एक चीज मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं और उसको अभी अपने एक्सप्लेन करेंगे। क्या कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान होता है। आवेश क्या होता है? समान होता है। तो जब अपने क्या करेंगे, तीनों प्लेटों को श्रेणी क्रम संयोजन में लगाएंगे तो तीनों जो संधारित्र है उसकी हर एक प्लेट पर आवेश का मान समान होगा, लेकिन दोनों प्लेटों पर जो आवेश होगा वो विपरीत प्रकृति का होगा। भी अब जब आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से जोड़ोगे तो पहले संधारित्र पर प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू, इसकी एक प्लेट पर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, तो इस तरह से आवेश आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यही चल रहा है कि सर ये आवेश आएंगे कैसे, आपने ऐसे क्यों लिखा है, तो उसको समझो पहले। सबसे मेन चीज वही है इसमें। तो देखो अगर मैं यहां पे इनको थोड़ा सा अलग करके बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, है ऊपर वाले तीन संधारित्र ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब अपने समझते हैं भी इन पर आवेश किस प्रकार आता है। तो आवेश किस प्रकार आता है, ये पहला है C1 C2 और C3 संधारित्र है। ठीक है, वैसे रफ डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो अब क्या होता है कि जब ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा इससे जुड़ा होता है, सबसे पहली बात आपको मैंने एक चीज ये बताई थी कि बैटरी का काम क्या होता है, संधारित्र के साथ जोड़ते हैं जब उसको, बैटरी संधारित्र की एक प्लेट से आवेश को दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित करती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो पढ़ी हुई है ना या सुनी हो तो उसमें मैंने ये चीज समझाई थी कि बैटरी का काम आवेश देना नहीं, एक प्लेट से आवेश दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित करना होता है। तो बैटरी का अब पॉजिटिव सिरा क्या करेगा, इस सिरे के जो इलेक्ट्रॉन है या इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजना, यानी इस प्लेट पर भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को इधर भेजना स्टार्ट कर देगा तो इस सिरे पर जो आवेश आएगा वो पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ गया। ठीक है, एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश आ गया। अब होगा क्या, जब इस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश आ गया तो अब प्रेरण के कारण ये वाली जो प्लेट है इस पे यहां पे तो नेगेटिव आवेश आ जाएगा अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ इस पे पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जितना आवेश ये है उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, यानी अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू अंदर और ये प्लस क्यू बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो गैप है ना बीच में, ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन होता बहुत ही ज्यादा कम है ये गैप। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि जब इस प्लेट के बाहरी सिरे पर प्लस आवेश आ गया तो अब ये इस प्लेट का जो यानी दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट होगी, इस पर भी प्रेरण के कारण क्या आ जाएगा, नेगेटिव आवेश, और अंदर की तरफ इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। फिर आगे ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब प्रेरण के कारण इस पे नेगेटिव और इसके बाहर के सिरे पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश। बिल्कुल इसी तरीके से प्रेरण के कारण इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और अंदर के सिरे पर पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव के कारण इधर फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और बाहर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इतने आवेश आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं है, यहां पे खाली जगह होती है।
तो आवेश को प्रवाहित होने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। तो यहां से ये आवेश इधर नहीं जा सकता, ना ही इधर जा सकता है। लेकिन अगर मैं इस बाहर वाले आवेश की बात करूं जो इस प्लेट के बाहरी सिरे पर है और इस प्लेट के बाहरी, यानी ये वाला प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, ये आवेश एक तार के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये तार के थ्रू आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, और प्रवाहित होकर ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाले जो आवेश है ये एक दूसरे को, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक दूसरे को निरावेशित कर देंगे। होगा क्या वास्तव में कि ये नेगेटिव आवेश किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तार के थ्रू यहाँ इस प्लेट पर पहुंच जाएंगे और क्या होगा, इस पॉजिटिव आवेश को निरावेशित कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये वाले संधारित्र पर अंदर वाला आवेश नहीं प्रवाहित होगा। अगर आप सोचोगे कि सर आप ये दोनों आवेश भी तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, निरावेशित कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां इनके प्रवाहित होने के लिए आवेश के कोई माध्यम ही नहीं है। भाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, लेकिन यहां पे तार के साथ जुड़े हुए हैं ये। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाले आवेश भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे, यानी ये वाले आवेश खत्म हो जाएंगे, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब बचा ये वाला आवेश। ठीक है, तो अब बैटरी ने देखो क्या किया था, बैटरी ने इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने स्टार्ट किए थे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या थे, इधर चले गए थे, ऐसे इस प्लेट पर भेजने स्टार्ट किए थे। तो अब इस पर पॉजिटिव आवेश और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये वाला जो आवेश है इन इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या हो जाएगा, निरावेशित। तो अब अपने पास देखो ये सारी चीजें खत्म हो गई। इस प्लेट पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू आवेश बचा, बिल्कुल इसी पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू आवेश बचा। इस प्रकार से संधारित्र की प्लेटों पर आवेश आता है। हालांकि आपसे कभी नहीं पूछेगा कि ये आवेश किस प्रकार आता है, या आपकी बेसिक नॉलेज के लिए ही मैंने बताया है। आपको कभी भी ना ही थ्योरी में इतना दिया हुआ आपके, लेकिन मैंने आपको बता दिया। कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर इन पर आवेश आता कैसे है, प्लेटों पर कैसे आता है आवेश, तो वो सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब इसमें देखो आपको एक चीज में यही याद रखनी है कि श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान क्या होता है, समान होता है, समान होता है आवेश का मान। अब मैं इसको रफ कर देता हूं डायग्राम को, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको डायग्राम को बनाना चाहो आप तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, नहीं तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों बात आती है इसका सूत्र निकालने की। ये तो चलो थ्योरी होगी, आपको समझ आ गया भी हर एक प्लेट पर आवेश समान कैसे आता है, कैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश आता है संधारित्र की प्लेटों पर जब वो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हों। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहां पर अपने निकालते हैं इसका सूत्र, सूत्र स्थापना या फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला डेरिवेशन, तो अपने को किसका सूत्र निकालना है, एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी, वो था तुल्यधारिता। किसका सूत्र निकालना है, तुल्यधारिता। इसको अपने सी एस से लिखेंगे, एस मतलब सीरीज, तुल्यधारिता मतलब इन तीनों की धारिता मिला के अपने को कितनी धारिता आएगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए यहां पर आप ध्यान दो एक चीज कि ये वाली बैटरी का विभवांतर है वो V वोल्ट है, V वोल्ट की बैटरी है। वो V वोल्ट क्या होता है, जैसे 5 वोल्ट की 10 वोल्ट की बैटरी लेते हो तो बैटरी के सिरों का विभवांतर होता है वो। ठीक है, तो ये बैटरी के सिरों का विभवांतर V है। तो अब आप एक चीज देखो कि इस संधारित्र पर भी Q आवेश है, दूसरे पर भी Q है, तीसरे पर भी Q है, प्लस Q माइनस Q उसको छोड़ो एक बार, क्योंकि परिमाण में तो समान ही है, तीनों पर आवेश का परिमाण समान है, माइनस प्लस तो उसकी प्रकृति है, तीनों पर क्यू 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 आवेश है। लेकिन जो धारिताएं हैं वो C1 C2 और C3 हैं। ठीक है, क्या है, C1 C2 और C3। तो आपको एक चीज पता है कि Q बराबर होता है CV, और अगर मैं यहां से V का मान निकालूं तो Q बटा C आ जाएगा, Q बटा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे एक चीज देखूं कि इस संधारित्र के सिरों का विभवांतर, भाई इस संधारित्र के मान लो ये दोनों सिरे हैं, इसके दोनों,
इस संधारित्र को अगर अकेला निकालूं तो इसके सिरों का विभवांतर क्या आएगा। आपको पता है, देखो इसके लिए भी Q का मान समान है, इसके लिए भी Q, इसके लिए भी Q, ये तो समान ही है, लेकिन इसके लिए जो ये वाला मान है धारिता का मान, ये अलग है। तो अब जो प्रथम संधारित्र है उसके लिए जो क्या होगा, वोल्टेज या विभवांतर होगा इसके सिरों का, वो अपने V1 मान लेते हैं, दूसरे संधारित्र के लिए V2 और तीसरे के लिए V3। ये वोल्टेज डायरेक्ट नहीं है, अभी आप विभव कह दो भी इस संधारित्र का विभव, ये विभवांतर है इसके दोनों सिरों के मध्य। ठीक है, तो अपने इसके सिरों का विभवांतर V1, इसका V2 और इसका V3 मानते हैं। विभवांतर अलग अलग क्यों माने आपने, क्योंकि देखो संधारित्रों पर आवेश का मान तो समान है, लेकिन धारिताएं अलग अलग होने के कारण इन तीनों के विभवांतर भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अलग अलग होंगे तो अपने ये चीज यहां पे नोट भी कर देते हैं। एक चीज क्या, कि इसको मैं लिखता हूं कि तीनों संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हैं, परंतु आवेश का परिमाण समान है। आवेश का परिमाण क्या है, समान है। अतः तीनों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा। तीनों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, तो अपने पास संधारित्र के क्या आ गया, तीनों के सिरों का विभवांतर अलग अलग आ गया। तो इस अलग अलग विभवांतर को अपने V1, V2 और V3 मान लेते हैं। तीनों के सिरों का विभवांतर है, और ये टोटल विभवांतर किसके बराबर आ जाएगा, इस बैटरी के सिरों के विभवांतर के बराबर आ जाएगा। क्योंकि देखो होता क्या, वास्तव में एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या कि इन तीनों की धारिताएं अलग अलग होने के कारण जो इसकी वोल्टेज थी वो तीनों के सिरों पर बंट गई। तीनों के सिरों पर क्या होगी, बंट गई वोल्टेज। यानी अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो मान लो 2 वोल्ट यहाँ पे आ गया, 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया और 3 वोल्ट यहाँ पे आ गया। यानी इसके सिरों पर 2 वोल्ट आया, इसके सिरों पर 5 और इसके सिरों पर 3 वोल्ट। तो ये विभवांतर आ गया। ठीक है, टोटल विभवांतर क्या होगा, बैटरी के विभवांतर के समान हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे मान लेते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, जो विभवांतर का मान है वो अपने पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो अगर मैं यहां पे लिखूं प्रथम संधारित्र हेतु, प्रथम संधारित्र हेतु इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं, जो V1 का मान है वो Q बटा C1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं लिखूं द्वितीय संधारित्र हेतु, द्वितीय संधारित्र हेतु, तो इसके लिए V2 का मान Q बटा C2 आ जाएगा। ये 3 नंबर समीकरण होगी। इसी प्रकार तृतीय संधारित्र हेतु लिखूं मैं यहाँ पे V3 इज इक्वल टू Q बटा C3। अब कई बच्चे पता है यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ऐसे मान लेते हैं कि सर ये थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आप मान रख सकते थे। हाँ रख सकता था, लेकिन थ्योरी भी बच्चों लिखनी होती है डेरिवेशन में। थ्योरी के बिना डेरिवेशन अधूरा है, आपको पूरे नंबर नहीं उसमें मिल पाएंगे, तो आपको लिखनी पड़ेगी ये वाली। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ता है। समीकरण 2, 3 व 4 से मान 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2, 3, 4 से मान 1 में रखने पर, तो जो अपने 1 में मान रखेंगे तो V बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, Q बटा C1, Q बटा C2, Q बटा C3 आ जाएगा। या V बराबर अपने यहाँ पे Q कॉमन ले लो, यह आ जाएगा 1 बटा C1, 1 बटा C2 और 1 बटा C3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो एक चीज यहाँ पे ये करनी है कि जो इस बैटरी का आवेश है, टोटल आवेश इसका कितना है, यहां से कितना आवेश गया पहली प्लेट पर, प्लस Q गया, तो जितना आवेश गया उतना आवेश हर एक संधारित्र पर आ गया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं जो कुल विभवांतर है, कुल विभवांतर
यहाँ पे v है और कुल आवेश यहाँ पे q है। अब आप में से बच्चे कई यही सोचेंगे कि सर आपने आवेश क्यों लिया टोटल। तो मैंने सबसे पहली बात ये लिखी थी कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान समान होता है। आवेश समान होने का मतलब एक तरीका आप और इसको समझ सकते हो कि यहां से करंट तो सेम ही जाएगा, और करंट विद्युत धारा क्या होती है या करंट क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। तो जितना आवेश यहां से जाएगा वो सारे संधारित्रों में से ही गुजरेगा। तो मतलब यहां से जितना करंट गया वो करंट हर एक संधारित्र में से समान तरीके से जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आवेश का मान समान होगा, मतलब जितना आवेश यहां से चलेगा उतना आवेश हर एक संधारित्र पर आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कुल आवेश v है, कुल आवेश q है और कुल विभवांतर v है। तो अपने मानते हैं माना संयोजन की कुल धारिता कितनी मान लेते हैं अपने CS, क्योंकि ये मैंने बताया था यहाँ पे एक बार लिखा था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसकी धारिता CS है। तो अगर मैं इसको V को इस Q और S के फॉर्म में लिखूं तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q बटा CS आ जाएगा। V बराबर, क्योंकि यहाँ पे कुल विभवांतर बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता इसके बराबर, और इसका मान आप क्या करो इस समीकरण नंबर 5 में रख दो। तो जब समीकरण नंबर 5 में रखोगे तो Q बटा CS बराबर Q 1/C1 1/C2 और 1/C3। अब यहाँ पे ये वाला Q इस Q से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास तुल्य धारिता आ जाएगी, इसको मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे, तुल्य धारिता का मान आ जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, कुल धारिता का सूत्र आ जाएगा। अब आपको ये सूत्र थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है। कारण क्या है उसका अजीब लगने का, क्योंकि देखो जब आपने प्रतिरोधों का पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन, तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हुआ था कि जो अपना सूत्र आता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वहां पे प्रतिरोधों का, अगर किसी बच्चे को 10वीं क्लास का याद हो प्रतिरोधों का संयोजन, तो फिर आप वहां से तुलना करके देखो कि वहां पर प्रतिरोधों के संयोजन में ये वाला जो फॉर्मूला आता था समांतर क्रम में आता था, लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम में आ रहा है, उल्टा होता है। इसमें उल्टा क्यों होता है उसका रीजन मैं बताऊंगा मैं आपको, पहले दोनों तरह के संयोजन कर लो आप, फिर उसके बाद बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपके लिए बोर्ड खाली छोड़ रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी आपको सारी जो बाई चांस मेरे से बोलने वाली चीज रह भी गई हो थ्योरी में, तो वो आप क्या कर सकते हो, जो मैं नोट्स दूंगा उससे पढ़ सकते हो, नोट्स में सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने आज पढ़ा है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें देखो कई बातें आएंगी आगे, कई यानी स्पेशल केस हैं, कुछ बातें आपकी बुक में दे रखी हैं, बुक में इससे संबंधित थ्योरी बहुत ही बढ़िया दी हुई है, ठीक है। तो आप बुक इसको जरूर पढ़ें आप। तो बुक में देखो एक चीज यहां पे ये दी हुई है कि यदि n संधारित्र जुड़े हों, कि यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो n संधारित्र की धारिता क्या आ जाएगी, 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 डैश 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 करके 1/CN। ये n संधारित्रों की धारिता का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे ये कर दूं कि यदि n समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ठीक है। तो इसका देखो क्या फॉर्मूला होगा, जब n संधारित्र, n समान है संधारित्र मतलब सबकी धारिता समान है, C3 डैश 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 Cn बराबर C, यानी हर एक संधारित्र की धारिता C है, चाहे वो C1 संधारित्र है, C2 है, C3 है, सबका मान क्या है, समान है। तो क्या होगा कि इस सारे C1 C2 C3 इस सब की जगह अपने क्या कर देंगे, C पुट कर देंगे, 1/CS 1/C 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 डैश डैश 1/C n तक आ जाएगा ये, क्योंकि अपने को पता नहीं लग रहा भी कौन सा है ये, तो तभी मैंने लिखा n तक।
तो अब देखो जब एलसीएम इसका लेंगे अपने, तो 1/CS, 1 + 1 + 1 डैश 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 n तक, इसको n तक आपको जोड़ना पड़ेगा। और नीचे तो c आ जाएगा क्योंकि c सबके नीचे आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ एक को आपको n तक जोड़ना है, यानी n बार जोड़ना है एक को। तो अगर आप एक को 5 बार जोड़ते हो तो 5 आता है, एक को 10 बार जोड़ते हो तो 10 आता है, एक को 50 बार जोड़ते हो तो 50 आ जाएगा। तो उसी तरह एक को अगर n बार जोड़ना है आपको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/CS बराबर n/c। और अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं CS का मान निकालना चाहूं तो इसको उल्टा दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा C/n। यानी कि जो धारिता है आपकी क्या रह जाएगी, जब n समान संधारित्रों को जोड़ते हैं अपने किस में, श्रेणी क्रम संयोजन में, तो धारिता क्या है, 1/nवां भाग रह जाती है। यानी कि उसका धारिता में क्या हो रही है, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तुल्य धारिता में, तुल्य धारिता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब कैसे, कि अगर मान लो आपको मैंने कह दिया कि 4 म्यू फैरड और 4 म्यू फैरड के दो संधारित्रों को आपको किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो देखो क्या हो जाएगी, इसकी धारिता क्या होगी, तो ये वाला फॉर्मूला कहता है कि 4 म्यू फैरड और बटे में टोटल कितने संधारित्र हैं, 2 हैं, तो 2 कर दो। तो दोनों को जब आप क्या कर दोगे, इस श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, तो उनकी धारिता क्या रह जाएगी, 2 म्यू फैरड रह जाएगी। ठीक है, ये धारिता रह जाएगी जब आपके पास क्या हो, n संधारित्र आपस में क्या हो, जुड़े हुए हों श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि यहां पे आप एक लाइन लिख दो, यहां आप एक लाइन खुद नोट कर लेना यहां पर, क्या कि यदि हमें दिए गए संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करनी हो तो क्या करते हैं, अपने श्रेणी क्रम संयोजन को उपयोग में लेते हैं। चलो लिख भी देता हूं मैं लाइन ये वाली, कि यदि, ये भी पॉइंट है इसका, संधारित्रों से, यदि यहां पे लिख लेना कई संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करनी हो तो श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ही कई बार पूछा जा सकता है कि यदि संधारित्रों से अपने को कम धारिता निकालनी हो तो अपने कौन सा संयोजन काम में लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज और आती है, वो आपकी बुक में नहीं है लेकिन काम बहुत आती है, वो आता है, एक पॉइंट है, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता। आपको डायरेक्ट क्या करनी होगी, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता अगर निकालनी हो किसी सर्किट में, तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन में दो ही संधारित्र हैं, 1/CS बराबर 1/C1 और 1/C2। तो 1/CS बराबर क्या करोगे आप, इसका एलसीएम देखो बच्चों कितना आ जाएगा, C1 C2 दोनों का गुणा। अब इसके पास C1 है C2 नहीं है, और इसके पास C2 है C1 नहीं है, तो इधर C2 + C1। या इसको अगर CS का मान निकालना चाहें तो दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लो, तो C1 C2 बटे में C1 + C2। ये वाला फॉर्मूला आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। कैसे, कि अब अगर आपको मान लो ऐसे दो संधारित्र मैं दे दूं, यहाँ पे ये एक बैटरी के थ्रू जुड़े हुए हैं, एक की धारिता 5 म्यू फैरड है और एक की धारिता आपके पास 2 म्यू फैरड है। तो इसकी तुल्य धारिता आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे, 5 × 2 बटे में 5 + 2, तो 5 दूना 10 और 5 और 2 7, 10/7 म्यू फैरड इसकी क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता। तो इस तरीके से आपको क्या करना, ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का जोड़। अब इसका व्युत्क्रम लेने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से धारिता निकाल के उसका उल्टा कर देते हैं, अपने उल्टा ऑटोमेटिक करके फॉर्मूला निकाला हुआ है ये वाला। ठीक है ना, उल्टा नहीं करना भी, इसको 7/10 म्यू फैरड नहीं लिखना आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी किसका मान है, CS का मान है आपके पास। अब देखो कई पॉइंट है आपकी बुक में दिए हुए, वो पॉइंट मैं यहाँ पे देखता हूं, डिस्कस करते हैं अपने। पहला पॉइंट तो यही है
कि जब अपने को क्या करना हो कि यदि संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करनी हो तो श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट वो वाला ही है जहां से मैंने स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था कि जब अपने को क्या करना हो, सॉरी, दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, पॉइंट थोड़े से उल्ट पुल्ट हो गए हैं, इसको सेट कर दूंगा मैं नोट्स में, लेकिन जो नोट्स में चीजें लिखी होगी सारी समझा दूंगा आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में हर एक संधारित्र पर जो आवेश होता है वो Q के बराबर ही होता है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, ठीक है, पर आवेश समान होगा इसमें, ये चीज आ गई है। अब तीसरा पॉइंट देखो बुक में क्या दिया हुआ है आपके, तीसरा पॉइंट ये वाला जो मैंने आपको ये वाला करवाया था, ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि CS बराबर C बटा Ni, ये तीसरे पॉइंट के रूप में दिया हुआ है आपके। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके फोर्थ पॉइंट इसमें दिया हुआ है, और उससे न्यूमेरिकल कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, लेकिन उस न्यूमेरिकल में क्या हो जाती है बच्चों, कंफ्यूजन हो जाती है कईयों को, ठीक है। तो वो यानी कि न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर पॉइंट मैं सारे डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, एक लास्ट पॉइंट है, उसमें क्या है कि यदि अपने को क्या दिया हुआ हो कि कोई संधारित्र के मध्य, अगर मान लो यहां पे ये एक संधारित्र है, ये संधारित्र आपको ऐसे भी दिया हो सकता है और इस रूप में भी दिया हो सकता है। इसको क्या कर दिया, घुमा के ऐसे कर दिया। तो अब यहां पे अगर आपको ऐसे दिया हुआ हो भाई, यहां तो एप्सिलॉन R1 वाला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन R2 वाला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, और यहां पर एप्सिलॉन R3 वाला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग परावैद्युत पदार्थ क्या हैं, भरे हुए हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच। तो आपको क्या करना हो, ये संधारित्र एक ही है, संधारित्र एक ही है, लेकिन ये पहला परावैद्युत पदार्थ भरा है, ये दूसरा और ये तीसरा। इसकी मोटाई T1 है, इसकी T2 है, और इसकी मोटाई कितनी है, T3 है, ठीक है, ये है। और बिल्कुल अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं तो यहां पे ये ऐसे आ जाएगा, बस ये एप्सिलॉन R1 वाला हो गया, ये एप्सिलॉन R2 वाला हो गया, और ये एप्सिलॉन R3 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपने को देखो संधारित्र एक ही है, इस प्लेट पर प्लस Q आवेश है, इस पर माइनस Q आवेश है। तो अब देखो क्या होगा कि इस संधारित्र की जो धारिता होगी वो अपने को ज्ञात करनी हो, तो वो ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला आप वैसे तो क्या है कि निकाल चुके हो, वैसे क्या कर चुके हो, निकाल चुके हो फॉर्मूला, लेकिन अपने संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसके आधार पर ये फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। वैसे ये फॉर्मूला आपने कब निकाला था, जब आपने संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या की थी, भिन्न भिन्न परावैद्युत माध्यम की भिन्न भिन्न पट्टिकाएं रखी थी, उस टाइम निकाला था ये फॉर्मूला। तो उस टाइम जब निकाला था तो उसमें क्या आया था कि यहां पे बिल्कुल वायु माध्यम उपस्थित नहीं है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट, लास्ट वाला केस है, वो वाला फॉर्मूला आपने निकाला था इसकी धारिता का। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, इसको और अपने बढ़िया तरीके से निकाल रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे क्या करूं, धारिता का मान लिखूं, वैसे तो क्या है कि एक ही संधारित्र है ये, तो इस संधारित्र के मध्य क्या है, भिन्न भिन्न परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। तो अपने देखो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, इस भाग की धारिता अलग होगी, इसकी धारिता अलग होगी और इसकी अलग होगी। कारण क्या है अलग अलग धारिता होने का, कारण ये है क्योंकि इसमें अलग परावैद्युत माध्यम है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो परावैद्युत माध्यम बदलने से धारिता का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो अपने अब देखो क्या करेंगे इसमें कि संधारित्र की जो धारिता है इसमें प्रथम भाग की धारिता, प्रथम भाग की धारिता अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो C1 बराबर, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो ये एक किस तरह का है, समांतर प्लेट संधारित्र है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। और अब इसमें एक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली सभी का क्षेत्रफल समान है, तो A, और अपॉन में जो इसकी मोटाई है वो T1 आ जाएगी,
ये फॉर्मूला कहां से आया, ये अपने जब समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ा था। तो ये एक ही संधारित्र है वैसे तो, लेकिन अलग अलग परावैद्युत माध्यम भरने पर ये तीन संधारित्रों की तरह काम करता है। तो पहले की धारिता निकाल ली, दूसरे की धारिता, दूसरे संधारित्र की धारिता अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R2 A अपॉन T2। और तीसरे की अगर मैं निकालना चाहूं, तीसरे की धारिता क्या आ जाएगी, C3 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A अपॉन T3। ये आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये A है, ये संधारित्र की प्लेट, जितनी प्लेट ये वाली है उतनी ही ये वाली होगी, उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा और उतना ही इसका, क्योंकि बीच में परावैद्युत माध्यम में ऐसे तो नहीं, वो बाहर निकल जाएगा परावैद्युत माध्यम। जितनी संधारित्र की प्लेट की मोटाई है उतनी ही दूसरे परावैद्युत माध्यम की होगी, उतनी ही तीसरे की होगी। तो क्षेत्रफल हर एक प्लेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो धारिता लिख ली। अब देखो अपने को तीसरे नंबर पर सॉरी, अब इसके बाद क्या करना होगा अपने को कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालनी होगी इसकी। तो धारिता, टोटल धारिता आपको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता आपके पास क्या आ जाएगी, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो ये 1/CS बराबर क्या आ जाएगा, 1/C1। 1/C1 का मान तो ये, अरे 1/C1 का मान निकालना चाहूँ तो इसका उल्टा, तो इसको लिख रहा हूँ T1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1A, T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन A, और T3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन A। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लो आप, तो कॉमन क्या आएगा, एप्सिलॉन नोड ए एप्सिलॉन नोड ए एप्सिलॉन नोड ए, तो 1/एप्सिलॉन नोड ए तो कॉमन आ जाएगा। और बचेगा क्या है यहाँ पर, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। अब ये देखो एक के गुणा में है ये वाली राशि। अब अगर मैं यहां से CS का मान निकालना चाहूं तो ये एप्सिलॉन नोड A ऊपर चला जाएगा और ये सारी नीचे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा एप्सिलॉन नोड A T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता आ जाएगी जब आपको इस तरह की प्लेट्स दी हुई हो। तो ये वाले आपके बुक के लास्ट में न्यूमेरिकल ऐसे दिए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल अपने डिस्कस करेंगे। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर दो प्लेटें हैं तो दो तक की लेंगे, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2। तीन प्लेटें हैं तो तीन के लिए, चार है तो चार के लिए। तो आपको क्या है, दोबारा से समझ लो जिस बच्चे को समझ नहीं आया कि ये क्या कहानी हो रही है सारी, भी एक ही संधारित्र है आपके पास और उस संधारित्र के मध्य अलग अलग परावैद्युत माध्यम की पट्टियां रख दी। तो अब पट्टियां रखने से क्या होगा कि ये वाली पट्टी, ये वाली और ये वाली, जब तीन पट्टियां हैं तो तीनों भाग, संधारित्र के तीन पार्ट हो गए ना पट्टियां रखने पर, तो तीनों पार्ट मिलके तीन संधारित्रों की तरह काम करेंगे। मतलब ये वाला संधारित्र अब तीन संधारित्रों में बंटा हुआ माना जा सकता है। तो बंटा हुआ माना जा सकता है, तो इस संधारित्र की धारिता भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी। हालांकि ये संधारित्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि धारिता का मान तो चेंज हो ही जाता है जब परावैद्युत माध्यम रखते हैं, तो इसकी अपने तुलना कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन माना जा सकता है कि एक संधारित्र के मध्य अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की पट्टियां रखने पर हर एक जो पट्टी है वो एक संधारित्र की तरह ही काम करती है। और इस तरह का या इस तरह का जब भी आपको डायग्राम आ जाए तो उसको आप क्या मानोगे कि जिसमें प्लेट का क्षेत्रफल वही रहा हो समान, लेकिन मोटाई अलग अलग हो, तो उसको आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन मान सकते हो। तो ये आपका क्या है बच्चों, आज का टॉपिक था। और देख लेता हूं मैं बुक में, और कुछ तो नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं है, आपने सारा कंप्लीट इसको कर चुके हैं आज वाले टॉपिक को। अब बात आती है बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स की। तो देखो आज वाली वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसके बाद मैं समांतर क्रम संयोजन आपको करवाऊंगा। फिर अपने एक अलग वीडियो बनाकर ना, चाहे एक वीडियो बने चाहे दो, आपको इसके खूब सारे न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, जो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों करके
फिर इसके जितने भी न्यूमेरिकल है सारे करेंगे, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में समांतर और श्रेणी क्रम दोनों के सूत्र यूज होते हैं। तो आपको पहले दोनों करने पड़ेंगे, फिर अपने क्या करेंगे समांतर और श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकल्स। तो आप तब तक अपनी तैयारी जारी रखें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। ये वाली चीजें कैसे याद होती हैं? लिख लिख के याद होती हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स को जब भी आपको पढ़ना है लिख के पढ़ो इसको, फिर ही आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। रट्टा इसका कभी नहीं लगेगा, इस चीज का इतने स्टेप्स का रट्टा मार सकते हो क्या? कोई एक आधी चीज हो उसका तो रट्टा लग जाता है, लेकिन इतना सारा कुछ का रट्टा नहीं लगता है कभी भी। अगर आपने कॉपी पर लिख के नहीं देखा ये चीज, हाँ एक बार देखने पर हो सकता आपको याद हो जाए, लेकिन स्थायी चीज वो नहीं होती, कुछ दिनों बाद उसको भूल जाओगे आप। ठीक है, तो लिख लिख के देखो। ये वाला फॉर्मूला जिस बच्चे ने पिछला पढ़ रखा है उसको पता है ये वाला फॉर्मूला कहाँ आया था, तो उसको ढूंढना कहाँ पे आया था ये करवा चुका हूं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।